नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए आरएसएन सिंह साहब। इस वक्त बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स चल रही है नेपाल के अंदर, रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं और नेपाल में भी एक ये बड़ा कॉमन सा स्टेटमेंट आने लग गया है कि विदेशों से साजिशें चल रही हैं। हो क्या रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, जनता क्या चाहती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या चाहता है, वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज क्या चाहती हैं। कुछ इन्हीं मुद्दों पे आज हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, खास करके वामपंथियों के द्वारा, कि इस देश का हस्तक्षेप है, उस देश का हस्तक्षेप है। तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आप किसके हस्तक्षेप से आप पावर में आए थे? आप किस हस्तक्षेप से, कौन सी आइडियोलॉजी, क्या वो नेपाल की इंडिजिनस आइडियोलॉजी थी? क्या आपको चीन ने मदद नहीं किया पावर में आने के लिए? क्या आपने इंसर्जेंसी के दौरान लाखों लोगों की हत्या नहीं की और उसके बाद वो एक उसका पीस एंड रिकंसिलिएशन का वो एक उसको आपने चादर ढक दिया? मुझे आज भी याद है कि कुछ दिन पहले, ऐसा कुछ साल पहले, विवेकानंद इंस्टीट्यूट में यहाँ पे एक सेमिनार हुआ था और उस सेमिनार में उन्होंने जो एक्स आर्मी चीफ थे नेपाल के, रुकमंगत कटवाल, उनको बुलाया था। और उनके साथ मतलब उसी सेमिनार में वो भी था, वो पुन जो था उनका, माओवादियों का किसी जमाने में अंडरग्राउंड जो उनका लीडर जो था, गुरिल्ला लीडर। तो रुकमंगत कटवाल ने एक बात कही थी और बड़े खुल के कही थी कि हमारी तरफ इशारा करते हुए कि देखो, इन माओवादियों पे कभी विश्वास नहीं करना। और इन अ वे ही सेड कि ये अपने बाप के भी नहीं होते, ये देश के क्या हो गए। उन्होंने कहा कि हमने इनको कई बार इनको हम खत्म करने के कगार पे थे। और एक जगह है होलेरी, होलेरी में पूरी टॉप लीडरशिप थी माओइस्ट की, जिसमें प्रचंडा वगैरह सब थे। and the Nepal army was just मतलब just poised to kill them। जब वो फिर जो उस समय राजा थे, किंग बिरिंदर, उन्होंने कहा कि इनको छोड़ दो, और देखिए क्या भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा देखिए, हमारा देश जो है वो छोटा है, सो वी कुड नॉट ट्रेड स्पेस फॉर टाइम। लेकिन आपका देश थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको शायद वो सभी जगह उनकी हीट नहीं आप फील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी नहीं चेतोगे तो आप बहुत पछताओगे। इनको ये देशद्रोही लोग हैं। और वो पुन सुन रहा था, इन चीजों को, सारी चीजों को सुन रहा था। और थैंक गॉड कि अभी जो अभियान जो चलाई गई है, बिल्कुल जो उनके गढ़ है, जो अबुझमड़ फॉरेस्ट एरिया, ये सुकमा का इलाका, वहां पे इसका भी बहुत फर्क पड़ा है। ये जो प्रो मोनार्की जो फोर्सेस जो अभी उभर के आ रही हैं, इसके कई कारण है, उसमें एक ये भी कारण है, और मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से 15 साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी, ये द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। और मैंने क्लॉज के लिए एक किताब लिखी थी। आई वॉज कमीशन बाय क्लॉज टू राइट दिस बुक। और मैं उन लोगों में से हूं जो वो उस तरह की किताबें नहीं लिखता, वो रेफरेंस वाली जो एकेडमिया वाली होती है, कि रोमिला थापर कोटिंग डीएन झा एंड डीएन झा कोटिंग रोमिला थापर वाला। मैं ग्राउंड पे गया, ग्राउंड पे मैंने अपनी यात्रा शुरू की तराई रीजन से, ठीक है ना, मधेश रीजन से, और मैं पूरे नेपाल में घूमा। और उसके बाद मैंने ये किताब लिखी, द अनमेकिंग ऑफ नेपाल। तो मुझे क्लॉज में लोगों ने बोला ये कुछ ज्यादा बोल्ड टाइटल नहीं है। मैं बोला कि मैं बिल्कुल कन्विंस्ड, मैं बिल्कुल कन्विंस्ड।
और उस समय जो क्लॉज के डायरेक्टर थे, मुझे याद है कि मैंने कहा चलो किताब तो बाद में ये हो गया, अभी आप सेमिनार बुलाओ। कहता है 1 हफ्ते रुक जाओ, मैं सेमिनार बुलाता हूँ। मैंने कहा नहीं, इवन 2 days इज वेरी लेट। वहां सरकार गिरने वाली, और गिर गई सरकार उस 2 दिन के अंदर। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव थे और भी एजेंसीज के लोग थे। सो दिस इज द बुक आई रोट, एंड आज जो अनमेकिंग ऑफ नेपाल तो हो ही गया है भाई। अगर 16 साल में गायत्री जी अगर 13 सरकार बने तो क्या कहेंगे आप? Isn't it a dysfunctional state? अब आप कहेंगे कि ये तो थाईलैंड में भी ऐसा होता है, तो थाईलैंड में याद रहे बिल्कुल ऐसा ही होता है वहां। लेकिन वहां पे व्हाट कीप्स द कंट्री एज अ in shape of a or form of a nation state is because of the monarchy। एक रैलिंग फिगर। आज ब्रिटेन से आप मोनार्की हटा दीजिए, ब्रिटेन विल कोलैप्स। तो नेशनहुड के लिए एक रैलिंग पॉइंट होना चाहिए, एक रैलिंग फिगर होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ आर्मी में कहते हैं कि आपका अगर निशान है, सब कुछ लुट जाए और निशान रहे, आप फिर पनप सकते हो। लेकिन अगर आपकी निशानी खत्म हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो हुआ क्या था कि ये मोनार्की कि मैं ये इमेजिन 240-year-old इंस्टीट्यूशन, वो जब इन्होंने उसको दे गॉट रिड ऑफ, और उसको जो भी था मैसेकर करवाया, मुझे इसमें कोई शक की बात नहीं है कि माओवादियों का ही काम था, विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबली द चाइनीज, ठीक है ना। किंग बीरेंद्र बहुत पॉपुलर आदमी, ही वॉज अ वेरी पॉपुलर मैन। मैं आपको बताता हूं कि जब वो मैसेकर हुआ, तो कैन यू हियर मी? जब वो यस। मैसेकर हुआ, जब वो मैसेकर हुआ उसके बाद आपको मालूम है उस आदमी की ये लोगों के दिल में जगह थी कि कल लाखों लोगों ने अपना सर मुंडवा दिया। और मैडम ये जो ना, ये उस समय जो किंग बीरेंद्र एकदम डेमोक्रेट आदमी था, उसने जो 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, पढ़ लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं था एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। इट वॉज जस्ट अ सिंबॉलिक फिगर है। मुझे लोग कहते हैं, मैं जब ये किताब लिख रहा था तो मैंने बहुत लोगों से बात की, तो राजनीतिक पार्टियां आती थी कुछ अपना समस्या लेके, तो कहता था कि आंदोलन करो। ही यूज्ड टू सजेस्ट। उसको इन लोगों ने, इन माओवादियों ने उसको रास्ते से हटाया, क्योंकि दे वांटेड टू रिमूव द वेस्टिजेस ऑफ मोनार्की। और उसके बाद से आप देखो ये फिर इंटरिम गवर्नमेंट में आ गए। अब भाई आपका डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स तब है ना कि अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट, ये ऑपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं थे। पहले तो जंगल में थे, उसके बाद टाई वाई पहनने लगे, स्कॉच पीने लगे। स्कॉच पीने के बाद चाहे वो बाबूराम भट्टाराय हो या ये उसकी पत्नी हो हिल्सा यामी, सब सब के सब ये हो गए। और अब क्या म्यूजिकल चेयर्स हैं दोनों, बोथ ऑल दीज ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय चाइना। ये प्रचंडा, वो आपका केपी ओली, आपको यूएमएल का सारे के सारे दे आर Chinese have infiltrated into Nepalese Congress also, and even राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी टू एन एक्सटेंट। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी वो है जो कि प्रो मोनार्की है, और जिसने वो लॉ जला के रखी थी मोनार्की की। अब आप कहते हैं कि ये मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, और जितने हमारे यहाँ ये लोग जो नेपाल पे नीति बनाते हैं, एक सवाल मैंने ये लखनऊ में एक सेमिनार में सेंट्रल कमांड में हुआ था, तो एक उसमें एक एक्स एम्बेसडर भी थे इंडिया टू नेपाल। तो मैंने ये कहा कि ये बताओ कि ये देश नेपाल बनाया किसने?
300 years ago there was no country called Nepal, madam. ठीक है, ये कंट्री बनाया 1768 के तक, ये 1768 में पृथ्वी नारायण शाह ने। Otherwise, there were more than 50 principalities in Nepal. जो वेस्टर्न पोर्शन है नेपाल में, वहां पे 24 किंगडम्स थे, उसको चौबीसी कहते थे। बाकी इधर थे ईस्टर्न और सेंट्रल की तरफ थे। ये पृथ्वी नारायण शाह जो थे, ये गोरखा के रूलर थे, ठीक है। और मैं भी आपको बता दूं कि पृथ्वी नारायण शाह के जो फादर थे, ये नरप नरप पाला शाह, वो उनका जब देहांत हुआ तो अपने फादर से वो यहाँ आए एंड ही केम टू वाराणसी, और वाराणसी पिलिग्रिमेज में, और यहाँ से ये काफी हथियार लेके गए थे, मस्केट्स वगैरह, एंड देन ही कैप्चर्ड दिस नुआकोट वैली। यहाँ से मैचलॉक्स ले गए थे, उस एरिया में एक्सपर्ट्स थे, काफी बनाने वाले थे। सो दैट इज द करेक्शन। अब है क्या कि वो छोड़िए, 24 की बात कर रहा हूं, उधर की बात कर रहा हूं मैं। ये भी जान लीजिए कि इसमें काठमांडू में देयर वर 3 किंगडम्स, 3 किंगडम थे काठमांडू में। इनका था पटन, काठमांडू, पटन एंड भटगांव, ठीक है। 25 साल लगे थे पृथ्वी नारायण शाह को इनको कब्जा करने में। 25 years ही टुक। एंड दिस इज हाउ, जो आप मैप दिखा रहे हो ना, दिस इज हाउ नेपाल वाज मेड, ठीक है ना। तो वो कंट्री ही उन्होंने बनाई जिसको नेपाल बोलते हैं। अब उन्होंने तो 240 साल जैसे भी संभाला, ऐसा नहीं हुआ कि पहले भी हुआ ये एक कोट मैसेकर हुआ था आज से 104 सॉरी 1843 में, जब वो राणाज व्हेन दे टुक ओवर, ठीक है ना। और वहां भी ये चलता था आपस में, जो रॉयल फैमिलीज में होता है, एक प्राइम मिनिस्टर बना, वो एक सेक्शन को सपोर्ट बैक कर रहा है, दूसरा दूसरे को, फिर जो हावी पड़ा उसका उसका असैसिनेशन हो गया, ये सब होता था। बट बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ। सो बट द थापाज वेर द पावर बिहाइंड द थ्रोन फ्रॉम 1806 to 1837, और बड़ा एक्सपेंशन हुआ था उस समय। डू यू नो दैट द नेपलीज किंगडम हैज कम अप टू राइट अप टिल गढ़वाल एंड कुमाऊं, अप टिल देहरादून, और उस तरफ सिक्किम एंड दार्जिलिंग। उसके बाद दिस राणा डायनेस्टी टुक ओवर 1843 में आया, एंड दे वर देयर टिल ऑलमोस्ट 104 ईयर, टिल 1951। तो एंड देन इंडियाज रोल, जो किंग त्रिभुवन को वहां से निकाल के लाए, और फिर we reinstated him on the throne in a proper way with full powers of a king. तो कहने का ये है कि आखिर नेपाल बनाया कौन? तो ये नेशनलिज्म किस उस पे होगा? और वही नहीं, आप अगर नेपाल को अगर आप देखें तो एक ये कंट्री है, वेरी फैसिनेटिंग इन अ वे, कि आपको दुनिया में ऐसा कोई कंट्री नहीं मिलेगा जहां पे से यू आर ट्रैवलिंग बाय एन एयरक्राफ्ट, और within say 20-25 minutes you are from sea level to right above 20,000 feet on the mountains, ठीक है ना। तो वो तराई रीजन constitutes about 20% of that area of Nepal's area। वहां के लोग बहुत अलग अलग तरीके से हैं। वो इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और पहाड़ के लोगों को इंडियन पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। लेकिन वहां पे माओवाद आ गया। तो ये प्रॉब्लम है कि जब आप इस तरह का वैक्यूम क्रिएट करेंगे, एंड व्हाई दिस हेट्रेड फॉर मोनार्की?
भाई उसने तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में आपको क्या हर्ज है? तो उसी तरीके से जिस तरह से ये प्रिंसिपैलिटीज के नीचे आ जाए तराई रीजन में, तो ये मुगलों के नीचे था, फिर एक मुकुंद सेन को दिया, उसने फिर बांट लिया उसको। तो कहने का क्या मतलब है कि ये फिर बाद में वहां पर लोगों को बसाया गया लाके, वो पूरा फॉरेस्टेड एरिया था। 1911 में जब किंग जॉर्ज आया था, तो वहां पे इतना वो इट वाज इट अबाउंडेड इन वाइल्ड लाइफ। कोई 21-20 टाइगर मारे थे उसने। सो दिस ये इस पूरे कंट्री को अगर किसी ने रखा तो वो था मोनार्की। ठीक है, तो ये है। अब आप देखिए क्या है इस देश में ये प्रॉब्लम है कि जब हम इसके ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि 20% और ऑलमोस्ट 21% एंड 79%, 71% हिल्स एंड ये 79% हिल्स एंड 21% तराई रीजन। अब ये इसी ज्योग्राफी के तहत माओवादियों का वहां पे स्प्रेड हुआ। इट वाज फैसिलिटेटेड बाय दिस ज्योग्राफी, क्योंकि ये बड़े रिमोट हिल्स थे। और मैं आपको बता दूं कि जो 75 डिस्ट्रिक्ट थे नेपाल में, 22 में कोई कम्युनिकेशन नहीं था, देयर वर नो रोड्स। सो दैट फैसिलिटेटेड the strengthening and spread of Maoism in Nepal। ठीक है ना? उसके उसके विपरीत तराई में 63% ऑफ द रोड नेटवर्क जो नेपाल का था, वो था आपके तराई रीजन। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि दिस वाज अ कंट्री, आई मीन, विच ओनली द मोनार्की कुड कीप इट टुगेदर। उन्होंने ही देश बनाया, और वो उन्हीं के नाम पे नेशनलिज्म हो सकता है। आपने तो देख लिया ना क्या हो गया इसमें। जो आपने कोई ऑल्टरनेटिव वो तो किया नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव सिंबल नहीं दिया, कोई ऑल्टरनेटिव थीम नहीं दिया, कोई मोबिलाइजिंग वो स्लोगन नहीं दिया। तो किस नेपाल इज वाज कमिंग अनस्टक। तो जो मैंने ये बुक लिखी थी, द मेकिंग ऑफ नेपाल, बिल्कुल सही लिखी थी। अब है क्या कि ये देखिए, तराई और हिल्स के बीच में एक ईस्ट वेस्ट हाईवे जाती है। इंडिया नेपाल बॉर्डर इज ऑलमोस्ट 1800 किलोमीटर्स लॉन्ग। ठीक है ना? दे शेयर 1400 किलोमीटर्स विद तिब्बत एंड 1800। ये एक तरह का मतलब, ये दो तरह के ओरिएंटेशंस हैं। नॉर्थ ऑफ दैट ईस्ट वेस्ट हाईवे एक तरह का ओरिएंटेशन है, और इस तरफ जो है वो एक इंडिया के तरफ ये ओरिएंटेशन। सो वी हैव नो प्रॉब्लम्स। नेपाल को हम अपना, क्या हम उसको बोले, एक हमारा अपना सनातन देश था। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री था। उनकी वी है, हम उनके मैरीटाइम लाइफ लाइन है भाई। तो हमारा उनसे बेटी बहू का रिश्ता है। मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, ठीक है ना? श्याम नंदन मिश्रा, हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर, हिज ओन ब्रदर वाज इन नेपाली पॉलिटिक्स, भद्रकाली मिश्रा। तो अभी क्या है कि ये देखिए, इसका जो नेशनहुड जो था ना नेपाल का, इसका एक और बहुत बड़ा ये था कि दे वर नेवर कॉलोनाइज्ड। कभी वो कॉलोनाइज नहीं थी है। तो इसलिए जो सनातन जो आप देखेंगे ना नेपाल में, वो बिल्कुल एक वो भारत से कहीं ज्यादा वो प्रिजर्व है वहां। आप महिलाएं, जो नेपाली महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं, वो देखिए उनका बिल्कुल जैसे आ, हमारे यहाँ पुराने जमाने में लोग लगाते थे। अब तो हिंदुस्तान में गांवों में ही देखने को मिलता है, बट ए नॉर्मल नेपलीज वुमन, यू सी हाउ शी पुट्स हर सिंदूर। दूसरा, आप वहां पर देखिए आज भी
वो वही माघ चैत वही बोलते हैं, उनका कैलेंडर जो है वो पूरा हिंदी है, ठीक है ना, सब कुछ उनका हिंदी है। तो जो भाषा है नेपालीज, इट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड सो क्लोज टू संस्कृत। और मैं तो इंडियन आर्मी में हूँ आजकल, वो बड़ा डिबेट चलता है, जस्ट अ ब्रीफ असाइड, कि हम हिंदी क्यों पढ़े, हम हिंदी क्यों पढ़े। तो हमारे यहाँ साउथ इंडिया के बहुत सारे ऑफिसर्स या नॉर्थ इंडिया के गुरखा रेजिमेंट्स में है, विद इन 3 months दे पिक अप वेरी फ्लुएंट गुरखाली, विच इज वेरी वेरी संस्कृताइज हिंदी एक्चुअली, ठीक है ना, नेपालीज भाषा। एनीवे, तो वो था। और दूसरा था कि दिस वाज आल्सो अ मेल्टिंग पॉट फॉर you know Buddhism from Tibet and हिंदू ये सनातन फ्रॉम इंडिया। वो स्टेटस माओइस्ट ने उसको खत्म करने की कोशिश की। अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये जो ये है ना, ये जो हिंदू जड़े जो है, ये कैसे कैसे इन्होंने रूट लिया। तो इसका ये था कि दीज हिंदू मूविंग्स, जब पृथ्वी नारायण शाह ने मल्ला किंग, जो काठमांडू का मल्ला किंग जो था, उसको उन्होंने ही लेड अ सीज। तो जब वो किलाबंदी कर दिया उनका, तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि भाई आप अपने मदद भेजिए। और उन्होंने साथ साथ जो मिशनरीज थे, कापुचिन मिशनरीज, आई डोंट नो हाउ यू प्रोनाउंस देम, कापुचिन मिशनरीज, वो एक फ्रांसीसियन ऑर्डर के थे, वो मल्ला डायनेस्टी में बहुत एक्टिव थे। उन्होंने भी गुहार लगाई ईस्ट इंडिया कंपनी से। अब इनको तिब्बत से खदेड़ के भगाया गया था इन मिशनरीज को, आप समझ रहे। तो जब इनका कब्जा हो गया काठमांडू के ऊपर में पृथ्वी नारायण शाह का, तब इन्होंने कहा कि भैया हमको दो ही चीज से खतरा है। एक है जो इंडिया में जो मुस्लिम रूलर्स हैं उनसे खतरा है, और दूसरा हमको ईस्ट इंडिया कंपनी से खतरा है। तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को एकदम दूर रखो। So he adopted a very strident kind of, Hinduism. बिल्कुल ये कोई ये नहीं। और उन्होंने एक वो he believed in that popular saying कि भाई मर्चेंट के साथ मस्कट आता है, मर्चेंट के साथ मस्कट आता है और बाइबल के साथ बेनेट आता है, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने ये बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि एकदम स्ट्राइडेंट इस्लाम उन्होंने ये आया। And this was for, geopolitical reasons. This was because of his threat perception. अगर मैं एक पैरेलल ड्रॉ करूं, आपको मालूम है ये 11th सेंचुरी तक ईरान वाज अ मुस्लिम कंट्री, सॉरी सुन्नी कंट्री। तो वहां भी एक तरफ ये वो थे टर्क्स थे, एक तरफ उधर वो थे, दो किंगडम के बीच में ये सैंडविच था। आज का जो तुर्की जो ओटोमन एम्पायर है वो भी सुन्नी था, उस तरफ तुर्कमेनिस्तान भी सुन्नी था। ये कहा कि भैया हम तो सैंडविच हो जाएंगे, हमारा फिर क्या वजूद क्या रह जाएगा। तो वहां पे जो उनका नाम था इस्माइल शाह जो राजा था, उसने कहा कि भैया रातों रात उसने कहा कि तुम लोग सब शिया बन जाओ। एंड ही सेड कि तुम्हारा ये है कि कल सुबह से कोई राम राम, कोई वो सब नहीं, ग्रीटिंग्स नहीं, इक्विवेलेंट ऑफ राम राम जो भी है बोलते होंगे वो, ठीक है ना। कहता उसका कोई नहीं, सीधे तुम सुन्नी को गाली दोगे। सुन्नी चर्चेज वर डिस्ट्रॉयड। दैट इज हाउ ईरान बिकेम अ शिया कंट्री। तो उसी तरीके से फॉर द सेक ऑफ नेशन बिल्डिंग, फॉर द सेक ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये उन्होंने ये अपनाया। वाराणसी से इनका हमेशा से कनेक्ट था। पशुपतिनाथ में साउथ इंडिया से दे गॉट द बेस्ट ऑफ द प्रीस्ट। आज भी वो
परंपरा है, उसके खिलाफ भी ये थे ये लोग, ठीक है ना। और गाय काउ स्लॉटर मना था। ब्राह्मण को ब्राह्मण को सजा देना मना था। और एक बार ऐसा हुआ कि एक कोई दुर्गानंद झा थे, मैथिल ब्राह्मण, तो उन्होंने किंग महेंद्र के ऊपर में डेमोक्रेसी को लाने के उसमें डिमांड में उन्होंने बम बम मारा था। तो ही दैट वाज एन एक्सेप्शन, उनको कैपिटल पनिशमेंट मिला। अदरवाइज जो वहां की जो वो थी, जो डिस्पेंसेशन था, वो कभी किसी ब्राह्मण को कैपिटल पनिशमेंट नहीं देती थी। So that was the kind of Hindu moorings that नेपाल है। और देखिए अभी क्या हुआ है। जब मैं ये किताब लिख रहा था, द मेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं यूं काठमांडू में मैं घूम रहा था, तो मैंने देखा एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, एम्बेसी ऑफ नॉर्वे। तो मैं लोगों से पूछा यार कि थोड़ा बहुत जियो पॉलिटिक्स का आइडिया मुझे भी है, ये इन कंट्रीज का क्या लेना देना है नेपाल से, कोई ऐसी चीज का भी ट्रेड नहीं। तो मुझे कहा गया कि ये सब के सब ये माओवादियों के सपोर्टर हैं, ये दे फैसिलिटेट मिशनरी वर्क हियर, और इनका काम है कि किसी तरीके से ये माओविस्ट आ जाए। और यहाँ जो फ्लड गेट्स है कन्वर्जन के, वो खुल गए और वो हुआ। टुडे नेपाल जो है में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सम पीपल टेल मी दैट already they have crossed say 20%। पहले इनकी हिम्मत नहीं होती थी किंग के समय में। जी जी। इसीलिए क्या वहाँ पर यही सब रीज़न है जो मोनार्की की वापस माँग की जा रही है? व्हाट आर द हाँ रीज़न्स दे जी आर आस्किंग? जी जी जी, मैं आ रहा हूँ। अभी मैं आपको बता दूं, 1951 में देवर नो क्रिश्चियंस इन नेपाल। किंग त्रिभुवन का जब ही वाज 1951, देयर वर नो क्रिश्चियंस इन, नॉट इवन वन। 61 तक आते आते कोई 450 500 हो गए, और अभी तो पता नहीं, कोई कहते हैं 1 मिलियन तो कम से कम है। और अभी सबसे अगर कोई कंट्री एक्टिव है वहां मिशनरी वर्क में, दैट इज द साउथ कोरियंस। कोई 300 साउथ कोरियन फैमिलीज हैं विच आर एक्टिव इन नेपाल। एक आपको बता दे कि हर साल 2000 स्टूडेंट्स नेपाल से साउथ कोरिया जाते हैं। और अभी नेपाल में कोई नियरली 7758 चर्चेस हैं। तो एक जो एक रॉयलिस्ट है कमल थापा, वेरी एरुडाइट मैन, उनके मिला भी हूं मैं उनके। वो किंग ज्ञानेंद्र, इसके किंग बीरेंद्र के होम मिनिस्टर भी होते थे, किंग ज्ञानेंद्र के। तो मैं उनसे मिला, और उन्होंने, मैं कहा ना, उन्होंने वो लॉ जो है मोनार्की का, बिल्कुल उसको जलाए रखा। राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के वो मुखिया रहे काफी साल तक। तो मैंने उनके बारे में अपनी किताब में काफी चर्चा की है उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ये माओवादियों का, ये सॉरी, ये चर्च का ये जो कन्वर्जेंस है, ये हमारे नेशनल यूनिटी पर एक डायरेक्ट हमला है, हमारे नेशनल फैब्रिक के ऊपर में। तो हम लोग सब असहाय थे उस समय। और आपको मैं बता दूं इसके कि 2008 में मैडम जब ये लोग आए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, आपको मालूम है द फर्स्ट थिंग दैट दे डिड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नेपाल इज अ सेक्युलर कंट्री। फॉर अच्छा, आप कोई इस तरह का पॉलिसी आप करते हो जब कोई डिमांड हो। देयर वाज नो डिमांड, पहला चीज उन्होंने किया, दिस इज व्हाट दे डिड। और ये
ये रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर ये तो मैं क्या कहूं, ये तो एक्सटॉर्शन हो रहा है वहां। और आप देखिए कि नेपाल में क्या है, ये बुद्धिस्ट है 10%, ये मुस्लिम्स है 4.2%, ठीक है ना। और किसी जमाने में उस मे बी 0.5% थे, अभी बढ़ के मैं तो कहा तो कि मे बी इट मे बी इवन मोर देन 20%। तो जब किसी चीज का डिमांड ही नहीं था तो तुम ये चौधरी बनने क्यों गए थे तुम? अब आप कहते हैं कि ये सब हुआ क्या, आपने सवाल पूछा मेरे से। तो सवाल ये है कि क्या था मैडम, कि जब मैं एक किताब लिख रहा था, आई फेल्ट वन थिंग, कि सनातन के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, द कनेक्ट बिटवीन वाराणसी, विश्वनाथ एंड पशुपतिनाथ, द कनेक्ट बिटवीन प्रयागराज एंड पशुपतिनाथ या नेपाल, ये सब क्या हुआ इसका, कि दे लुक्ड अपॉन अस एज फॉर गाइडेंस, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हमारे यहाँ जो नालायक लोग थे, नालायक क्या, आप जानते हैं कौन सी फोर्सेस थे, जब हमने देखा कि हम तो कोई और ही राह पे चल गए, एंड दिस बिकेम मोर एक्यूट वंस दिस विदेशी महिला के, ये तो माओवादी है, माओवादी नहीं होती इसका पूरा, इसकी डॉटर ने जो उत्तर प्रदेश में, जब इसकी सारे माओवादी भरे हुए थे इसके टीम में। आप देखो इसकी जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी, उसमें ये हर्ष मंडेर और ये वो केजरीवाल भी, इसके सब माओवादी भरे हुए थे इसमें। और सीताराम येचुरी, सीताराम येचुरी played a very active role in bringing the Maoists to power in Nepal, ठीक है ना। तो इसमें सोनिया, मतलब सॉरी, विदेशी महिला थी, सीताराम येचुरी थी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लोग थे, इंडियन माओइस्ट थे, हमारे यहाँ एकेडमिया में लोग थे। एंड प्लीज, I can all, even in our amongst our diplomats, I know at least 2-3 of them. उनको पता नहीं क्या, उनको ये थी, खुंदक थी ये मोनार्की से। एक ने मुझसे लखनऊ में पूछा कि आप मैंने कहा कि भाई नेपाल बनाया किसने? तो कहता है कि वो ऐसे तो आप कोई कहेगा कि ब्रिटिश ने इंडिया बनाया। मैं बोला बिल्कुल नहीं, बनाया क्या, ब्रिटिश ने इंडिया तोड़ा। तो ये तो वो क्या हुआ कि दे लुक्ड फॉर सनातन एज इंस्पिरेशन। बट ये क्या, आप तो मालूम है कि इनकी क्या, इनकी पॉलिसी थी ये विदेशी महिला की एंड गैंग। तो अब क्या हुआ है कि हालात जो है, जो जियो पॉलिटिकल संरचना जो है, वो आपको मालूम है कि वो बदल गई है। और बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं। जियो पॉलिटिकल संरचना में एक ये भी है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है, उसको चुनौती दी जा रही है। नेपाल वाज वन कंट्री जहां पे बहुत एग्रेसिव वे में बेल्ट रोड इनिशिएटिव को चाइना जो है वो, जैसे सीपीईसी को वो परस्यू कर रहा था, वैसे यहाँ कर रहा था। उदाहरण के तौर पे पोखरा, मैं गया हूँ, बड़ी खूबसूरत जगह। अब पोखरा देखिए, ब्रीफ असाइड, पोखर इज अ प्योर संस्कृत वर्ड, ठीक है ना, तालाब को पोखर बोलते हैं। तो हुआ क्या वहां पे कि एक आई थिंक $543 million पर एक पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। तो वहां कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आती थी। तो अभी मैं पढ़ रहा हूं कि फिर वहां के जो टूर ऑपरेटर्स हैं, दे टाइड अप विद चाइना, सो देयर आर नाउ रेगुलर फ्लाइट्स between
चेंगडू, सॉरी, चार्टर्ड फ्लाइट्स अगले 3 हफ्ते तक तो है, रेगुलर है, बिटवीन चेंगडू एंड पोखरा। अब बार बार चाइनीज इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, लेकिन नेपलीज जो है वो दे आर फीलिंग वेरी एम्बेरेस्ड अबाउट इट। दूसरा क्या था मैडम, ये क्या है, विदेशी महिला का, आपको याद है ना बीजिंग ओलंपिक्स? बीजिंग ओलंपिक्स में विदेशी महिला को विदेशी महिला को भी बुलाया गया था, प्रचंडा को भी बुलाया गया था। दोनों को मतलब ये जो आपका 11 जिनपिंग है, उससे उस समय मुलाकात हुई थी उनकी, विच एक वो भी एक एमओयू का एक वो था। तो इस तरह का मतलब इंडिया से ये था। अब हुआ क्या है कि जो ये जो तिरुपति टू पशुपति कॉरिडोर था ना, ये इस पर जब हमला हुआ है और ये जब डिसरप्ट हुआ है, तो अब क्या है कि वहां उससे भी जो वहां की ताकतें जो है वो कमजोर हो गई। और चाहे वो कम्युनिस्ट, ये माओइस्ट ऑफ नेपाल हो, माओइस्ट ऑफ इंडिया हो, माओइस्ट ऑफ श्रीलंका हो, ये सब एक उसके मेंबर थे, नो, सी कंपोसा बोलते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर माओइस्ट समथिंग इन साउथ एशिया, ऐसे करके ये थे। इन सब के साथ ये विदेशी महिला जुड़ी हुई थी। सो दैट इज ऑल्सो वन रीजन। अब हुआ क्या है कि आप ये भी नहीं डिनाई कर सकते कि एक सनातन का एक रेनेसा हो रहा है, और पीछे तो ये जा नहीं सकता भाई। अगर गंगोत्री से पानी निकली है तो वो तो समंदर तक जाएगी ना। तो उसका क्या परिणाम हुआ कि ये महाकुंभ जो हुआ, महाकुंभ में डू यू नो 50 लाख नेपाली सिटीजन्स आए यहाँ। जितने बॉर्डर टाउन्स थे आपके, नो, बॉर्डर टाउन्स लाइक जनकपुर वगैरह, स्पेशल अरेंजमेंट्स हैड टू बी मेड, 50 lakhs। अब उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर क्या है ना कि ये इनका छिछोरापन जो है ना, ये तो थे चौवन्नी छाप। अब ये जंगलों में रहने वाले वो गुरिल्ला लीडर बनना, वो सब एक अलग बात है। जैसे ही ये टाई और स्कॉच पीने लगे, अपनी औकात में आ गए ये, ठीक है। इन सब के बच्चे फिर बाहर जाने लगे, पता लगा लीजिएगा इनके बच्चे कहाँ कहाँ, ठीक है, ये जितने भी ये लेफ्टिस्ट हैं। तो ये इसलिए भी अब लोगों को, जो यूथ जो है, वो कहते हैं ये क्या हो रहा है। सो दे हैव कम आउट ऑफ द स्ट्रीट्स। अब स्ट्रीट्स में क्या है, वो अपने ज्ञानेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र वहां पे आए काठमांडू एयरपोर्ट पे, 10,000 की भीड़ थी। अभी वहां 5,000 ने उसको ये किया, 5,000 ईस्टर्न काठमांडू में 5,000 लोग थे उस डेमोन्स्ट्रेशन में, 2 की मौत भी हुई, 30 कहते हैं 30 घायल है, ठीक है ना। अब उसमें प्लेकार्ड्स है, वैकेट रॉयल पैलेस फॉर किंग, लॉन्ग लिव आवर बिलवड किंग, वी वांट मोनार्की, ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं जा सकते, अरे पीछे तो कंट्री को तुमने ले आया है, ठीक है। तो अगर आप रियली में कमिटेड होते कंट्री के लिए, तो क्या ये 13 सरकारें बनती? एनीवे, सो तो मैंने बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव का क्या हुआ, अब क्या है मैडम कि इस छोटे से कंट्री में, द चाइनीज आर आल्सो देयर, प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, द चाइनीज दे आर देयर, अमेरिकन्स आर देयर। अमेरिकन्स पहले भी किसी जमाने में थे, आपको याद है ना, वो टिबेट के उसमें जब मुस्टैंग को उन्होंने बेस बनाया था। सो द अमेरिकन्स आर देयर, द चाइनीज आर देयर, द पाकिस्तानीज आर देयर। तो ये सब है, लेकिन ये पाकिस्तान भी वीक हो गया है। चाइनीज आर, दे आर, अभी उनका तो खुद का सीपैक का हालत खराब है, सो दे आर इन नो बिग, दिस थिंग टू
उनकी भी थोड़ी शाइन जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। अमेरिका में सब कुछ मतलब वो बदल गया है, और अमेरिकन्स ने दे हैव कॉन्टेस्टेड द बेल्ट रोड इनिशिएटिव इन एवरी वे। एक पॉलिटिकल धड़ा जो था वो अमेरिकन्स को बैक कर रहा था। उनका एक प्रोग्राम था विच वाज अ डायरेक्ट कंटेस्ट टू द बेल्ट रोड इनिशिएटिव, मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन। तो ये पूरे ईस्ट वेस्ट हाईवे पे ये मुझे याद है इलेक्ट्रिक वो पाइलन्स लगाने का उन्होंने वो काम कर रहे थे, जो कि उसका बड़ा विरोध कर रहे थे माओवादी। सो इट इज चाइना वर्सेस यूएसए, इट इज चाइना वर्सेस इंडिया, इट इज माओइस्ट वर्सेस रॉयलिस्ट। अब हुआ क्या है कि ट्रंप के आने के बाद से ये जियो पॉलिटिक्स जो मैंने कहा बदल गया, सारा कुछ वहां पे। एड भी वो सब जो उल्टा पुल्टा आता था ऑर्गेनाइजेशंस को, उसमें भी कमी आई है। सो ऑन द होल व्हाट हैज हैपेंड इज कि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो के बदलने से देर इज जो मोनार्की का एक अपॉर्चुनिटी देखा उन्होंने एक हेडवे के लिए, एंड दे आर मेकिंग फैंटास्टिक गेन्स। अब कुछ लोग कहेंगे कि काठमांडू, मैं आपको बताता हूँ, नेपाल चाहे 1800 किलोमीटर ये ईस्ट से वेस्ट लंबा हो, लेकिन व्हाट मैटर्स इज काठमांडू। और वहां पे द मोनार्की, आई मीन जो रॉयलिस्ट हैं, दे हैव मेड ह्यूज कमबैक एंड इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। और हमारे वहां का राजा हमारे लिए भी, नेपाल का राजा जो है, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ये, वो वहां का राजा जो है वो हमारे लिए भी एक हिंदू राजा है। वो नेपाल का एक नेशन स्टेट का सिंबल है। उसके बिना हम नेपाल को नेशन स्टेट के प्रिज्म से हम देख ही नहीं सकते, मान्यता ही नहीं दे सकते। इट इज एज सिंपल एज दैट। लोगों के अलग अलग राय होंगे, मेरी अपनी ये राय। तो एक यूं तो आप, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ नेपाल पर, लेकिन अभी जो रेलेवेंट है मैं वही पोर्शन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। जी सर, काफ़ी डिटेल्ड और इनग्रॉसिंग था। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, अभी जो आप हालात देख रहे हो, क्या आपको लगता है कि मोनार्की रिस्टोर हो जाएगी? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि चाइना चुप बैठेगा, जो उनके पॉकेट में पॉलिटिशियंस हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर तक बने इस देश के, वो चुप बैठने वाले हैं। दे वुड नॉट लाइक मोनार्की टू बी रीइंस्टेटेड इन नेपाल एट एनी कॉस्ट। नहीं तो आप देखिए ना, मैंने कहा ना ये मोनार्की का लॉ, ये तो कोई जलाए रखा था। किंग ज्ञानेंद्र इज नाउ, ये ज्ञानेंद्र इज नाउ 77। तो जो ये मैंने बोला कि 13 गवर्नमेंट्स इन 16 इयर्स, तो यूथ विल लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव। तो आप क्या देंगे यूथ को, जब चाइना के दो फैक्शंस, केपी ओली गैंग एंड प्रचंडा गैंग, दे कांट गेट देयर एक्ट टुगेदर। एक वो हनी ट्रैप में आ जाता है चाइनीज एम्बेसडर के साथ ही, एक दूसरा कुछ और उसमें ये है, तो क्या होगा? तो कोई तो इस वैक्यूम को भरेगा। और फिर आप भारत को इतना भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। और एक और बात बताता हूं, मोनार्की से हमारा क्या रिश्ता है। अगर पैलेस जो था ना, जो यानी कि द इंस्टीट्यूशन, द रॉयल इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की इन नेपाल जो था, वो टेम्पोरल सीट था। ये बाबा गोरखनाथ के फॉलोअर्स का। और जो स्पिरिचुअल साइड है ना, वो आपके गोरखपुर में है। और आपको मालूम है कि आज उत्तर प्रदेश
के जो मुखिया हैं वो गोरखनाथ के वो क्या बोले उसको लेगेसी और उनके उससे उनका डायरेक्ट संबंध है। और जो इंडिया में जो मैंने कहा जो सनातन का जो उत्थान हो रहा है, धीरे धीरे हम जो अपने अपने अपनी परंपरा अपने अपना धर्म को जो हम रिक्लेम कर रहे हैं उसका इफेक्ट कहीं वहां पर भी पड़ रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ऑफ कोर्स चाइना कुछ करेगा तो फिर अमेरिका हम भी कुछ कर रहे होंगे, कर सकते हैं। जो हमारे भी लोग हैं, प्रशंसक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, हम भी उनके शुभचिंतक हैं, तो उसमें कोई चलेगा। इसीलिए तो मैं कहा कि वहां पे कंटेस्ट तो है ही, शुरू से कॉन्टेस्ट है, बट मोमेंटम बहुत अच्छा है। मोमेंटम यस, इन फेवर ऑफ मोनार्कीज ग्रुप। इन फेवर ऑफ मोनार्की, बिल्कुल सही। सो वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, मोनार्की इज बेटर। अगर वापस आ जाती है तो एक स्टेबिलिटी आएगी। 16 साल के अंदर 13 गवर्नमेंट्स, आई मीन वो देश कैसे चलता होगा आप सोच सकते हैं। सो नेपाल, बिकॉज हमारा नेबरिंग स्टेट है, हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, और एक बहुत इमोशनल कनेक्ट है नेपाल के साथ में। द सेम डज नॉट एग्जिस्ट विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, बट नेपाल के साथ, और उससे थोड़ा सा कम भूटान के साथ है तो वहां पर भी, बट सबसे नहीं, ज्यादा हमारा जो इमोशनल कनेक्ट है वो नेपाल के साथ है। सो it's लेट्स होप it's फॉर द बेस्ट। also it's also a buffer between you and Tibet, China। China, yes, yes, ठीक है, तो आप स्ट्रेटेजिक उसका भी देखिए ना वैल्यू इसमें। करेक्ट। जी, जी। सर आप कह रहे हाँ, थे कि मोमेंटम बहुत अच्छा बिल्ड हुआ है, बट कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है? बिल्कुल वो क्रिटिकल फैक्टर है जो नेपाल का सिक्योरिटी apparatus जो, और नेपाल आर्मी को तो इन्होंने इतना जलील किया माओवादियों ने। दे ट्रीटेड दिस नेपाल आर्मी एज एन आर्मी ऑफ एन एनिमी कंट्री। इन्होंने कहा कि हमारे कार्डर्स उसमें ले, दे ट्राई टू डाइल्यूट द प्रोफेशनलिज्म एंड आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन ऑफ द नेपाल आर्मी। तो वहां के जो प्रोफेशनल लोग हैं नेपाल आर्मी के, वो इस बात से तो वो बहुत क्षुब्ध होंगे। तो उनका क्या इसमें रवैया रहेगा वो बड़ा क्रिटिकल है। बाकी नेपाल आर्म पुलिस फोर्स भी है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं ये लिख रहा था किताब, देन आई मेट द प्रेसिडेंट, उस समय बड़ा ये फ्लक्स चल रहा था, तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को बोला कि आप ऐसे ह्यूमिलिएट मत होने दीजिए अपने आर्मी को। मैं बोला कि मान लीजिए नेपाल आर्मी को और नेपाल आर्म पुलिस फोर्स को, वो कोई 20,000 की उस समय तैयार की गई थी वो फोर्स। तो मैंने कहा कि मान लीजिए अगर कुछ होता है, आपकी पुलिस रिवोल्ट कर देती, तो कौन उसको एवरी चांसेस, क्योंकि उसमें भी माओवादी भरे हुए थे, तो कौन ये करेगा? हु विल कंट्रोल देम? नेपाल आर्म पुलिस फोर्स। और अगर नेपाल आर्म पुलिस फोर्स भी अगर मान लीजिए रिबेल कर देती, तब कौन करेगा? नेपाल आर्मी। तो मैं बोला कि आपका जो अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन है उसी को ये कोरोड कर रहे हैं, उसी को ये सॉरी हमला कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है इसमें। सो द क्रिटिकल फैक्टर इज कि इसमें जो नेपाल का सिक्योरिटी apparatus जो है उसका क्या रोल रहे। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो पे स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।